नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो। मेरा नाम है रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। आज का टॉपिक आपको सामने ही दिख रहा होगा। आज का जो टॉपिक है वो है एनआरए एंड सीईटी। एनआरए क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अभी हमारी जो देश में कम से कम नहीं तो 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो क्या है गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल हमारी जो जॉब्स होती हैं उनको क्या करती हैं, उनको हैंडल करती हैं। लाइक वो क्या क्या करती हैं, वो पहले नोटिफिकेशन जारी करती हैं ऑनलाइन, ठीक है। फिर बैंक्स ढूंढते हैं जहाँ पे लोग अपने पैसे जमा करवा पाएँ, जो फीस आपने पे करनी है वो करवा पाएँ, ठीक है। आपकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपसे, ठीक है। फिर उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपके नेम के हिसाब से जो आपकी टाइमिंग के हिसाब से जो जो आपका वेन्यू आ सकता है वो वेन्यू आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। फिर एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे वहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग चीटिंग ना कर पाएँ। तो इतना सारा काम ये संभालती थी। तो अभी क्या गवर्नमेंट ने सोचा कि देखो दे रही था आपने सेंटर के एक एग्जाम है, तो क्यों ना एक सेंटर का कॉमन एग्जाम रख दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, सिर्फ 3 एजेंसी को लिया है। एक है हमारी कौन सी एसएससी, एक है हमारी रेलवे और एक है हमारी आईबीपीएस। इन 3 एजेंसीज को लिया है, ठीक है। इन तीनों में प्रीलिमिनरीज होते हैं, यानी कि प्री एग्जाम होता है पहले, ठीक है। जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया वो जाते हैं आगे मेंस के लिए, ठीक है। अगर मेन क्लियर नहीं होता उनको फिर देना पड़ता है क्या, प्री एग्जाम। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब गवर्नमेंट ने इन तीनों एजेंसीज को एक कर दिया। तो क्या कर दिया, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इन तीनों एजेंसी को कंबाइन करके एक एजेंसी बना दी है, ठीक है। अब इन तीनों एजेंसी ने सिर्फ एक ही पेपर लेना है, दैट इज सीईटी। सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन एग्जाम होगा, यानी कि आपको इन तीनों को, इन तीनों के अलग अलग एग्जाम्स की स्टडी करनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो एसएससी होता है वो मैथ ओरिएंटेड होता है, इसमें मैथ्स ज्यादा होता है, इसमें जीएस ज्यादा होती है। आईबीपीएस में इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस की वैल्यू ज्यादा होती है, इसमें इंग्लिश की भी होती है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें मैथ्स ज्यादा पढ़ना पड़ता था, इसके लिए हमें जीके और इंग्लिश ज्यादा देखनी पड़ती थी, इसके लिए जीके यानी कि जीएस, इंग्लिश एंड रीजनिंग ज्यादा देखनी पड़ती थी। अब इन सभी को कंबाइन करके सिर्फ एक एग्जाम बना दिया जाएगा, यानी कि अगर इन तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ एक ही एग्जाम की स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेरे अकॉर्डिंगली इसमें 4 मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए पार्ट्स, कौन सा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस, ठीक है। तो ये एग्जाम आपको बहुत ही बेनिफिशियली है, ठीक है, आपको बहुत ही बेनिफिट्स देगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो बहुत बेनिफिट्स देगा आपको एग्जाम। क्यों देगा, आगे मैं और बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे भी कि ये क्यों बेनिफिट देगा। ये बेनिफिट ऐसे देगा कि सिर्फ एक एग्जाम देना है, पहला बेनिफिट, यानी कि 3 की अलग अलग तैयारी नहीं करनी। क्योंकि क्या करते होते थे, चलो यार एसएससी नहीं क्लियर हुआ तो चलो रेलवे की तैयारी कर लेते हैं, रेलवे एग्जाम आ रहा है उसका भी अप्लाई कर दिया हुआ है, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। तो क्या होता है, उसका अलग पढ़ना पड़ता है। अब एक का ही, ठीक है। आगे इसकी कुछ मैं नॉर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स जैसे अप्लाई ये कब होगा, सिलेबस क्या होगा, इसकी टाइप्स है या नहीं है, कितने चांसेस मिलेंगे आपको इसको करने के लिए, क्या इसके सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके सर्टिफिकेट की कितनी वैलिडिटी है, क्या वो चीज़ सही है, क्या वो चीज़ गलत है, ठीक है। फिर आगे मैं डिस्कस करूँगा कि जो यूजीसी है उन्होंने एग्ज़ाम रख दिए हैं, ठीक है, कॉलेजेस को बोल दिया है, ठीक है। और कौन है, जेई नीट वालों ने, है ना। तो आगे चलते हैं, आगे चल के इस चीज़ को और डिस्कस करते हैं। एनआरए, बट मैं मोटा मोटा बताऊँ, एनआरए सीईटी क्या है। एनआरए जो टेस्ट लेगा वो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए कौन है, इन तीनों को कंबाइन करके एक ही एजेंसी बना दी है, ठीक है। और हाँ, एक एजेंसी तो बना दी, अब पूरी कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी सिटीज हैं, तो इन एजेंसीज के सब पार्ट्स डिवाइड किए जाएंगे, और वो सब पार्ट्स कहाँ पे रहेंगे, वो रहेंगे आपके स्टेट्स में। स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम है वो स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे, वो इसके अंडर नहीं आएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जो स्टेट वाले भी बच्चे देते हैं, ऑब्वियसली हम देते हैं, उनके लिए सेंटर्स बना दिए जाएंगे अलग से इनके एजेंसी के, ताकि वो लोग
अपने क्या कह लो कि इंडिविजुअली वो चीज़ को हैंडल करे, है ना। अब ये एनआरए सेंटर में बैठी होगी, सारा कुछ सारे बच्चे अप्लाई करेंगे इनके सर्वर पे, इनका सर्वर तो वैसे गवर्नमेंट का सर्वर डाउन रहता है जी। जब आप लोग यहाँ पे बैंक्स में भी पैसे जमा कराने जा रहे होते हैं गवर्नमेंट में, अब क्या जवाब आता है, सर्वर डाउन है जी, स्लो चल रहा है ना। तो इतने से सर्वर डाउन हो जाता है। तो बट वैसे भी सेंटर का है, सेंटर का सर्वर तो हैवी होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे सुनने में आया था, पढ़ा था 1000 के आसपास इन ये जो पूरी एजेंसी है इनके सब सेंटर्स होंगे 1000 के आसपास पूरी कंट्री में। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर ये लागू होगा, अप्लाई तो नेक्स्ट ईयर ही होगा, देखेंगे। चलो आगे डिस्कस करते हैं इसको, और है ना। एनआरए का पता चल गया क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एंड सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है। ये जो अभी गवर्नमेंट ने जो ये एनआरए का डिसीजन लिया, ये अप्लाई कब होगा यानी कि लागू कब होगा, नेक्स्ट ईयर। इस साल जो है वो वैसा ही रहेगा, वैसे भी 2020 है, कुछ हो तो रहा नहीं है, कोई एग्जामिनेशन तो हो ही नहीं रही कॉम्पिटेटिव की। कुछ हो रही है, मैं बताऊंगा कौन सी हो रही है और क्यों हो रही है, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये अप्लाई हुआ 2021 में। देन बात आती है एग्जाम की। एग्जाम जैसे आपका सीटेट होता है ना साल में 2 बार, अगर आप कह लो कि टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसका भी एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर होगा, ठीक है, साल में 2 बार होगा। उसके बाद आ जाती है बात क्वेश्चंस की। क्वेश्चन की तो सभी को पता है कि ये कौन सा क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, बट पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। अभी गवर्नमेंट क्या है, इस एजेंसीज की कह लो कि हर एक स्टेट में कुछ सब पार्ट्स कह लो कि फर्दर इसको डिवाइड किया है इस एजेंसी को उन्होंने, और हर स्टेट में वो कम से कम एक अपनी एजेंसी खोलेंगे। मेरे को सुनने में आया है कि कम से कम नहीं तो 1000 के आसपास ये अपने सेंटर्स बना रहे हैं, ठीक है। हर एक स्टेट में एक सेंटर तो कम से कम होगा ही, लेकिन 1000 है तो मेरे हिसाब से तो 10-10 आ ही जाएंगे आराम से, 10 से ज़्यादा ही आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट्स बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो उनके इलाके के हिसाब से जो वहाँ के कैंडिडेट्स होते हैं उनको संभालना, उनका वेन्यू डिसाइड करना, उनका एग्जाम लेना, ठीक है, उसके लिए फिर उनको एजेंसीज ज़्यादा चाहिए। तो एक स्टेट में कम से कम नहीं तो 20-30 एजेंसीज इनको लगेंगी, ठीक है। तो ये एजेंसीज खोलेंगी इन एग्जाम्स को लेने के लिए। देन बात आती है स्कोर की। स्कोर अब क्या है, कट ऑफ। अब कट ऑफ मान लो कि एग्जाम की एक कट ऑफ डिसाइड कर लेंगे, मान लो ये 200 नंबर का टेस्ट है, तो मेरे हिसाब से अगर ये डिसाइड करेंगे, मान लो सी टेट की तो 83 है या 90 है, तो ये लेट इट बी इन्होंने 90 डिसाइड कर लिया आउट ऑफ 200, ठीक है। बट जब एग्जाम लेने गए, ठीक है, प्रीलिमिनरी का आपने सर्टिफिकेट ले लिया, आपने इसकी कट ऑफ क्लियर कर ली, बाद में बात आती है जब एसएससी का आपने नेक्स्ट पेपर अप्लाई किया, तो एसएससी ने मान लिया कि आपके आए हैं आउट ऑफ 200 140, एसएससी ने बोला कि जिसके 150 है ना कम से कम और उससे ऊपर है, वो बंदे आ जाओ मेरे टेस्ट देने के लिए। तो आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। रेलवे ने बोल दिया 130 वाले और उससे ऊपर वाले आ जाओ, तो आपके 140 है, आप चले जाएंगे। तो ये सिस्टम हो गया। कट ऑफ तो आपने ले ली, एग्जाम का आपके पास सर्टिफिकेट आ गया कि आपने प्री क्लियर कर लिया है, ठीक है, आपकी कट ऑफ 90 है, 90 से अबव है, ठीक है। वो डिसाइड करेगा आगे जाके कि आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आपके मार्क्स से डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने डेडलाइन दे देनी है, इन्होंने कट ऑफ अलग दे देनी है, जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस हो गया, आईबीपीएस वालों ने बोलना है कि 170 उससे अबव वाले बच्चे आ जाओ। अगर आपके 169 भी होगे ना तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यानी कि जो आपके मार्क्स है वही आपकी कट ऑफ है, ठीक है ना। एलिजिबल के लिए जितने मार्क्स रखे होंगे वो तो आप कर ही लोगे, एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने कम ही मार्क्स रखने हैं, वो आप कर लोगे, ठीक है ना। बाद में बात आती है जब प्री के बाद वाले पेपर होंगे, उनमें जब एजेंसी अलग ने, जैसे एसएससी ने अलग अपने कट ऑफ देना जी मेरे को इससे ज़्यादा वाली चाहिए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने, ठीक है ना। ये कट ऑफ है इसकी, थोड़ी सी पेचीदा सी लगी मुझे, बट चलो अपना अपना होता है हिसाब। देन बात आ जाती है इसकी वैलिडिटी की। इसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है 3 साल की। ये एक मुझे बहुत ही बढ़िया पॉइंट लगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मैं एसएससी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैंने प्री क्लियर कर लिया एक बार, ठीक है, नेक्स्ट में मैं नहीं क्लियर कर पाया, नेक्स्ट नेक्स्ट कह लो कि नेक्स्ट चांस में मुझे दोबारा प्री का टेस्ट देना पड़ता था, है ना, ऐसे ही होता था। बट अभी क्या है, अब अगर आपने एक बार प्री क्लियर कर लिया ना, 3 साल आप निश्चिंत हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो। अगर नहीं आए हैं तो फिर दो भाई, ठीक है ना। अगर आप कट ऑफ में आ रहे हो आगे वाले टेस्ट की,
तो अच्छा पॉइंट है, अगर नहीं आ रहे तो दोबारा देना पड़ेगा, साल में भी 2 बार दे लो। लेकिन अगर आपकी कट ऑफ अच्छी आई, आपके लेट इट बी आपके 200 में से आपके मार्क्स आए 170 175, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है 3 साल तक। आप आराम से आगे एसएससी, ठीक है, या कह लो वो आपका आरआरबी, ठीक है, या कह लो ये आईबीपीएस, इनके टेस्ट आराम से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है आपको। बट अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 200, मैं अभी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ 200 मार्क्स की, क्या पता कितने मार्क्स रखते हैं वो हमें नहीं बता भी, ठीक है। मान लो 200 में से आपके मार्क्स आए 130 135 140, आपको डरने की जरूरत है, दोबारा टेस्ट दो, क्योंकि मुझे पता है एसएससी और आईबीपीएस की जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है, रेलवे की इतनी हाई नहीं जाती, बट आईबीपीएस की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। देन बात आ जाती है चांसेस की, यार जब तक इन्होंने आपकी एज जितनी डेडलाइन रख दी, लेट इट बी 37 ईयर्स तक एज रख दी, देते जाओ। इनफाइनाइट लिखने को इनफाइनाइट है, लेकिन आपकी एज डिसाइड की होती है गवर्नमेंट ने, ठीक है। एससी वालों को कुछ छूट होती है, बीसी वालों को छूट होती है, जनरल वालों को छूट नहीं होती है एज की, तो उस हिसाब से लाइक इट भी आप अभी 21 के और 37 तक जाना है, 16 ईयर्स है, 32 टेस्ट आप दे सकते हो, है ना, आराम से, तो कोई बात नहीं, तैयारी करो अभी। तो सिलेबस अब क्या है, सिलेबस इन्होंने नहीं बताया, नहीं बताया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चारों टाइप तो आनी ही आनी है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस एंड इंग्लिश। उस हिसाब से आप अभी अपने हिसाब से दिमाग में लगा के रखो कि कैसा सिलेबस आ सकता है, ठीक है। रीजनिंग तो आपको सारी करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो। देन आ जाती है टाइप ऑफ सीईटी। सीईटी की 3 टाइप है, 3 टाइप का एग्जाम होगा। ऐसा क्यों? देखिए, रेलवे के कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आप 10th के हिसाब से दे सकते थे, कुछ 12th के हिसाब से, कुछ ग्रेजुएशन के हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली एसएससी के कुछ एग्जाम होते हैं जो आप 12th बेस्ड दे सकते थे, कुछ एग्जाम होते थे जो आप ग्रेजुएशन बेस्ड दे सकते थे। तो अब गवर्नमेंट ने भी उस चीज को ध्यान में रखा है, ठीक है, कि जो भी आपने आगे 10th के बेस के ऊपर जॉब्स अप्लाई करनी है, उसके लिए 10th का एग्जाम होगा, सीईटी 10th के बेस होगा। जो आपने आगे 12th के बेस पे एग्जाम या कह लो कि जॉब्स करनी है, उसके लिए 12th क्लास के बेस के ऊपर जो एग्जाम होते थे उनके हिसाब से सीईटी अप्लाई किया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन के हिसाब से जैसे सीजीएल हो गया, है ना, पीओ हो गया, तो उस हिसाब से ये ग्रेजुएशन की टाइप रखी है इन्होंने। तो 3 टाइप है हमारे पास, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, है ना। तो उस हिसाब से ही टीईटी के सॉरी सीईटी के 3 टाइप होंगे, और इस हिसाब से सिलेबस डिसाइड होगा कि 10th वालों के लिए क्या सिलेबस रखना है, 12th वालों के लिए क्या सिलेबस रखना है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या सिलेबस रखना है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा सिलेबस, क्योंकि आपको पता है ग्रेजुएशन वालों को क्या क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, टिल 10th आते हैं, 10th क्लास का मैथ्स आता है, 9th 10th का मैथ्स मेजरली आता है, ठीक है। जीएस 12th तक आ जाती है, बट जीएस में क्या होता है, मेनली जीएस में आपने क्या पढ़ना होता है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ये क्या है आपको, सीए, करंट अफेयर्स। हमेशा गवर्नमेंट जो भी एग्जाम डालती है उसमें मोर देन 50% आपका जीएस में करंट अफेयर होता है, ये कर लेना ढंग से, है ना। तो ये हो गया सिलेबस एंड उसकी टाइप। अब बात कर लेते हैं, मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे अभी इस साल तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं हो रहे, बट कुछ ऐसे हो रहे हैं, बताता हूँ कौन से हो रहे हैं। यूजीसी करवा रही है जी, जेई भी कहती है हम भी करवाएंगे, और नीट वाले कहते हैं हम भी करवाएंगे। यूजीसी कह रही है कि सितंबर तक एग्जाम ले लो सारे। क्यों कह रही है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो 2 साल में 3 साल में ग्रेजुएशन करवा रहे, कुछ 5 साल में ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम ही नहीं ले रहे होते, है ना। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कह लो कि बैकवर्ड एरिया होता है। तो अभी यूजीसी सोई हुई थी, अभी जस्ट जागी है, यूजीसी को थोड़ी सी होश आई है, कुंभकर्ण की नींद में थी, अभी इसको होश आई है कि एग्जाम लेने हैं, एग्जाम लेनी जरूरी है जी, 3 साल में हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करानी है। अभी गधो, ये तो सोचो कि अभी कोरोना की जो हालत है देश में वो बहुत ही ऊपर जा रही है ना। अब देखो लॉकडाउन कब किया था, जब हमारे देश में कम से कम नहीं तो ये 1000 के आसपास केस थे, तभी लॉकडाउन हुआ था, ये 22 मार्च को,
है ना, तभी होता ना। अगर मैं तारीख गलत बोल गया हो तो देख लेना, 21 से 22, मोस्टली 22 थी। तो उस समय कितने पेशेंट्स थे? 1000 के आसपास, या कह लो 10,000 हो गए, वो भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1000 के आसपास ही थे। तब हमने जी लॉकडाउन भी कर लिया, ताड़ियाँ भी मार ली, थालियाँ भी बजा ली, दिए भी जला लिए, है ना। तो अब क्या है, अब हर दिन कम से कम नहीं तो 60,000 के आसपास पेशेंट्स आ रहे हैं, 30 लाख के आसपास हमारी गिनती पहुंच गई है पूरे देश की कोरोना वायरस केसेस की। और ये जो जेई और नीट वाले जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो गिनती है, इनकी भी गिनती 30 लाख के आसपास है ना, 30 लाख के आसपास गिनती है। अब ये 30 लाख के, अभी सुप्रीम कोर्ट भी क्या कह रहा है, हाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई नहीं, आप नॉर्म्स अप्लाई करो, ठीक है, प्रिकॉशंस रखो, मास्क वास्क पहनो, टेस्ट दो। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है। भाई साहब ये देखो कि जब हम बाहर जाते हैं कितने लोगों ने मास्क पहना होता है, ठीक है, जब एग्जाम देने आएंगे तो क्या आपको लगता है वो सीरियस होके आएंगे? अब वो भी छोड़ो, चलो मास्क की बात छोड़ो, जब होली की छुट्टियां वगैरह मनाने के लिए जीवी और नीट के बच्चे अपने घर में गए थे, तब हमने बोला था कि हम 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने यही बोला था, है ना। तो ये बुक्स वगैरह बेचारे वहीं पे छोड़े अपनी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट छोड़ा है, 80% 80 से 70 से 80% बच्चे अपनी बुक्स छोड़ आए। ऑब्वियसली यार वो छोड़ आए हैं, वो तो अपनी होली मनाने के लिए घर वालों के पास आए थे ना, होलियां मनाने के लिए, ठीक है, तो बुक्स काय को लाएंगे, बुक्स में भी छोड़ आए। कुछ बच्चे चलो थोड़े समझदार थे, वो साथ में ले आए। अब क्या है, इतनी देर से इन्होंने पढ़ा नहीं, नोट्स इनके पास नहीं है, तो आपको पता है कि जो बच्चा होता है वो अपने नोट्स से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि उसने खुद बनाए होते हैं, उसको पता होता है कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और मुझे कैसे याद होगा। दूसरों के नोट्स से हम कंफर्टेबल नहीं होते। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं अपने नोट्स खुद बनाता था, मैं दूसरे के नोट्स से कंफर्टेबल नहीं होता था, अपने हिसाब से लिखता था, इवन अपनी बुक पे लिखता जाता होता था, काली कर देता था। तो अब ये इतने सारे स्टूडेंट्स, जो 30 लाख स्टूडेंट्स हैं, ये एग्जाम देने जाएंगे किसमें, 30 लाख कोरोना वायरस जो केसेस हैं, अभी तो 30 लाख अभी हमारे सामने आए, जब जब टेस्ट होते जाएंगे और निकलेंगे, है ना, 60,000 तो डेली आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इतने सारे बच्चे अब टेस्ट देने जाएंगे तो क्या हालत होगी, क्या इनको वायरस नहीं आएगा? हाँ ऑब्वियसली आएगा कुछ बच्चों को। तो क्या करेगी गवर्नमेंट? यानी कि इनके हिसाब से जो स्टार्टिंग में इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, लाइक जब 10,000 केसेस, तब तो लाठी चार्ज किया था, ये वो कर दिया है, लोगों को मारा गया, पीटा गया ढंग से, पूरी तरह पीटा गया, ठीक है, तब लगा दिया लॉकडाउन। तो अब खोल रहे हैं क्या सोच के भी वायरस फट गया हमारे से, हमारी तालियां बजाने से, दिए जलाने से वायरस हमारा फट गया वो किसी को लगेगा नहीं, क्या है। चलो एनी हो, बड़े लोग हैं, पता है इनको ये क्या कर रहे हैं, समझदार हैं हमसे, ठीक है। तो ये थी आपकी सीईटी एंड एनआरए। अगर सीईटी एनआरए आपको पसंद आई हो, समझ ली, अगर आपको नहीं पता थी अब आपको पता चल गई हो। अब आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जैसे प्री में पहले एसएससी के अलग प्री की तैयारी करते थे, रेलवे के अलग ही करते थे, और कौन सा आईबीपीएस की अलग से करते थे, अब एक ही तैयारी करनी, ठीक है। डिफिकल्ट होता है, पहले 3 एजेंसी की तैयारी करनी, अब सिर्फ एक ही करनी है, अब इजी हो गया थोड़ा सा आपके लिए, अब आपका एक ही लक्ष्य है। पहले क्या होता था कि चल यार एसएससी का नहीं क्लियर हुआ तो आईबीपीएस का कर लेंगे, आईबीपीएस का नहीं हो रेलवे का कर लेंगे, तो 3 तरफ आपको ध्यान देना पड़ता है। अब क्या है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कौन सा, सीईटी। तो बढ़िया है कि नहीं, बढ़िया कि नहीं, बढ़िया है। तो चलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और हाँ नीचे लाल बटन होगा राइट पे, उसके साथ थोड़ी सी बेल आइकन बनी होगी, टच करके, ठीक है। थैंक यू।